हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने आज मैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी का लेक्चर एक लेके उपस्थित हूँ। लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपसे कुछ बात करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। और आगे का क्या हमारा प्लान है, हम किस तरीके से क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, उसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आप ज़रूर सुनिए ताकि आपको पता चल सके कि हम क्या-क्या अब सुविधा आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो क्लासेज है पर्यावरण और पारिस्थितिकी की, जो सामने में आपका 2024 का प्रीलिम्स है यूपीएससी का, उसको ध्यान में रखकर हमने पहले उसका एक स्ट्रेटजिक सेशन डिज़ाइन किया है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहा, और उस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएं और उसके लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में हम प्रत्येक संडे को एक जो है सो सीरीज लेकर आपके पास आएंगे, और वो सीरीज जो होगा वो बेसिकली पास्ट और प्रेजेंट के कम्युनिकेशन पर आधारित होगा कि कुछ पास्ट का जो हिस्ट्री है वो प्रेजेंट के इतिहास को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, इसके ऊपर हम लाएंगे, जो इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी होगा। बहुत ही वो मार्वलस सीरीज होगा। और साथ ही साथ हम एनसीईआरटी का भी जो है सो क्लासेस लेके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आपके लिए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की क्लास जो है सो प्रत्येक दिन चलेगी। तो आप रेगुलर इस वीडियो को देखिएगा और अपना नोट्स डेवलप करते जाइएगा। लगभग ये आप मान के चलिए कि 20 लेक्चर या उससे भी अधिक लेक्चर का एक सीरीज होगा, जिसमें हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के हर एक सेगमेंट पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन सेशन को आगे बढ़ाने से पहले ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और क्लासेस पीडीएफ मिलेंगे। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ ये जो है सो आपका चैनल है, हमारा चैनल है एजुकेशन प्लस के नाम से, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हमें पता चलेगा कि आपको और क्या चाहिए और किस तरह की क्लासेज आप चाहते हैं, क्या सुधार चाहिए क्लासेज में। बिल्कुल आपके जो सुझाव रहेंगे वो हमारे लिए जो है सो बिल्कुल मैं उस पर फॉलो करूँगा कैसे उसको किया जाए। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आगे की क्लास के बारे में जानकारी मिलते रहे। तो आइए सबसे पहले आज के सेशन के चर्चा का जो मुख्य आयाम है वो क्या होगा, हम लोग किस किस चीज़ पर चर्चा करेंगे उस पर चर्चा कर लें पहले। तो सबसे पहले हम यूपीएससी की जब भी तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो दो तीन बेसिक चीज़ें होनी चाहिए आपके पास और उसकी समझ होनी चाहिए। वो सबसे पहला क्या है कि आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना? सिलेबस की पूरी जानकारी। और जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि प्रीलिम्स का भी सिलेबस और साथ ही साथ मेंस के भी सिलेबस की बेहतर जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कमीशन अपने सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं बनाती है, ना पीटी का ही और ना मेंस का। तो सिलेबस पर हमारा फोकस होना चाहिए और बहुत फ़ायदे होते हैं सिलेबस को समझने का। दूसरा जो आपके पास जानकारी होनी चाहिए या जो स्रोत होना चाहिए वो होना क्या चाहिए, तो आपके पास क्वेश्चन बैंक पर जो है सो अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और जब हम क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि पीटी का भी और मेंस का भी क्वेश्चन पर कम से कम, जब हम यूपीएससी की बात करेंगे तो जब से नए पैटर्न 2013 से एग्ज़ाम होने शुरू हुए हैं, तो वहाँ से लेके और 2023 तक का आपके पास ये क्वेश्चन बैंक पीटी का भी होना चाहिए और मेंस का भी होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपके पास नहीं है तो आप सिलेबस को खूब अच्छे से समझिए। सिलेबस हालांकि हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी के इसमें डाला भी है, उस पर चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन बैंक जो पीटी और मेंस का उस पर, तो सबसे पहले आज के सेशन में एक जो सेगमेंट होगा कि पिछले वर्षों के पेपर का भी एनालिसिस होना चाहिए। अब है कि पिछले वर्षों के पेपर के एनालिसिस का अर्थ है कि पीटी का और मेंस के पेपर के एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है। तो खासकर आप क्यों ज़रूरत है ये ध्यान दीजिएगा, हम ज़रूर इस पर अभी अगले सेशन अगले पेज पर डिस्कशन करेंगे।
दूसरा हम देखेंगे कि कुल प्रश्न में पर्यावरण का सेक्शन कितना वेटेज रखता है और साथ ही साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा है कि प्रश्न की प्रकृति को समझना है कि कैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं। चौथा है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की तैयारी में हमारा समग्र होलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। और आगामी वर्षों के लिए अगर आप 2024 में दे रहे हैं, 2025 में दे रहे हैं, जिस वर्ष भी दे रहे हो, तो उस वर्ष के लिए पर्यावरण सेक्शन पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही क्या प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कोई इंटरलिंक है प्रश्नों में, तो ये भी हम देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे हुए हैं यूपीएससी में कि कुछ प्रश्न पहले पीटी में आया है, फिर बाद में मेंस में, और फिर कभी मेंस में आया है तो फिर उसको लेटर काल में पीटी में लेकर गए हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए इन सारे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन का क्या एजेंडा है वो हमने देख लिया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम आज के इस सेशन में समझेंगे क्या। आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम आज एक डेढ़ घंटा इस सेशन में देंगे, एक घंटा, तो हमें क्या जानकारी मिलेगी। तो एक आपको ऑल ओवर व्यू पता चल गया होगा कि आज हम जो है सो क्या जानकारी देने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का विश्लेषण क्यों होना चाहिए, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो, तो यूपीएससी के पिछले वर्षों का कम से कम 2013 से लेके 2023 तक के प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, इससे आपको क्या सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले प्रश्न का जब हम विश्लेषण करते हैं, इन 10 वर्षों के प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, तो इसका सबसे पहला बेनिफिट हमें ये होगा कि हम प्रश्न की प्रकृति को समझ पाएंगे। नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का स्टैंडर्ड कहाँ पे है, हमारी तैयारी किस तरीके के है। तो सबसे पहला बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि हम नेचर ऑफ द क्वेश्चन जान पाते हैं। दूसरा, पर्यावरण परीक्षा, जो पर्यावरण है परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें जानकारी मिल जाए। अगर हम 2023 से लेकर 2013 तक के प्रारंभिक परीक्षा के पर्यावरण के प्रश्न को देखेंगे, तो हमें एक एवरेज प्रश्न कितना आता है उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये हमने अगले स्लाइड पर किया है, 5 वर्षों का एनालिसिस करके कि पर्यावरण में कितने क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसका वेटेज हमें पता होना चाहिए, तो उसको भी हम देखेंगे। तीसरा क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में पर्यावरण का योगदान क्या है, ठीक है। यानी कि कितने क्वेश्चन आते हैं, उसको आप क्या छोड़ के चल सकते हैं, या उसको आपको कवर करना ही है, इस पर। फिर विषय की व्यापकता और गहनता की जानकारी मिले, क्योंकि जब आप प्रश्न देखते हैं ना, तो प्रश्न से पता चलता है कि एग्ज़ाम का डायमेंशन कहाँ पर है, कितने डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न कवर किया जा रहा है, किस टॉपिक को फोकस कर रही है यूपीएससी, तो ये। और साथ ही साथ अगर हम इस प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हैं, तो आगामी वर्ष के लिए हम कुछ कोर एरिया का चयन कर सकते हैं कि किस क्षेत्र से प्रश्न आ रहा है, किस क्षेत्र से आने की संभावना है, और उसकी पहचान करके फिर हम अपनी रणनीति आसानी से बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर फाइनल निष्कर्ष ये निकलता है यहाँ से कि अगर हम 2024 या 2025 जिस वर्ष को भी यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स की परीक्षा की जब हम एक रणनीति सेट करते हैं, तो उस स्ट्रेटजी को सेट करने के लिए हमें प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को ज़रूर देखना होता है। और हम एक ही शब्द यहाँ पर आपको कहेंगे, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि किसी राज्य में उद्योग ज़्यादा लग रहा है, तो उसका एक कारण ये भी होता है कि वहाँ पर तमाम सुविधाएं एक जगह पर हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं। तो सिंगल विंडो सिस्टम की तरह ही हमें क्वेश्चन बैंक जानकारी देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्वेश्चन बैंक से हमें यह जानकारी मिल जाती है एक ही जगह पर कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, कौन से टॉपिक को छुआ जा रहा है, किस तरह के डीप एनालिसिस पर आधारित प्रश्न होते हैं, फैक्ट पर अगर प्रश्न है तो किस तरीके से प्रश्न है। अगर इन सारे चीज़ों का हम बेहतर तरीके से विश्लेषण कर लेंगे, तो फिर आने वाले वर्षों में कोर एरिया क्या है हम उसकी पहचान कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम एक बेहतर स्ट्रेटजी प्लान तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए प्री वर्षों के प्रश्न पत्र का विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है। हम भी आपको
जो यूपीएससी के पिछले वर्षों में पूछे गए पर्यावरण के प्रश्न हैं, उसका हम एक एक साल करके आपको बताएंगे, उसका विश्लेषण करके कि कैसे ये प्रश्न आए हैं और किस तरीके से इसको समझना चाहिए। आइए अब अगले सेगमेंट पर चलते हैं। अब है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें पर्यावरण के प्रश्नों का भारांश क्या होता है। हम आप सभी जानते हैं कि जो पहला पेपर होता है उसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है, 100। और विगत 5 वर्षों में जो पर्यावरण से प्रश्नों की संख्या आई है, जैसे 2013 में, आप 23 में देख रहे हैं कि 17 प्रश्न है, 22 में 19 है, 21 में 21 है, 20 में 18 और 19 में 22। तो कुल 5 वर्षों का औसत यदि हम निकालेंगे तो 20 प्रश्न मिलते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि प्रीलिम्स में आपको कम से कम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 20 क्वेश्चन मिलता है, और प्लस यदि आप इसमें जियो को भी शामिल कर देंगे तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और जियो से कम 10 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इस दोनों सेक्शन को मिला के आपके पास कम से कम 30 क्वेश्चन, तो कहने का अर्थ है कि 30% वेटेज जो है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आता है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो है सो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक लार्ज सेक्शन है। तो एक हमें इससे ये जानकारी मिल जाती है कि 20 क्वेश्चन, और अगर हमारी अच्छी तैयारी हो तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं ना। यानी कि इस 20 क्वेश्चन में हालांकि कुछ वैसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत रिसर्च प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इन 20 प्रश्नों में से 15 क्वेश्चन तक आराम से सोल्व किए जा सकते हैं, अगर इन्वायरमेंट का बेसिक एरिया आपको पता है। और बेसिक के साथ साथ अगर आपको करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी है पर्यावरण से संबंधित, तो आप 15 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कवर कर जाते हैं तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया। और ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन है, तो इस 10 क्वेश्चन में से आप आराम से जो है सो 7 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 15 7 22, यानी कि 22-23 क्वेश्चन आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से सही कर सकते हैं, जो आपके रिजल्ट के लगभग 30% स्कोर, 40% स्कोर कवर कर जाएगा। क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 90 मार्क्स पर जो है सो जनरल का कट ऑफ आ जाता है ना। ये जो है सो इससे कम ही रहा है, एक हम एवरेज आपको बता रहे हैं। और उसमें अगर आपने 22 क्वेश्चन सही कर लिया, तो 22 क्वेश्चन सही करने का अर्थ है कि आपने 44 मार्क्स जो है सो ले लिया है। और आपको कितना चाहिए, लगभग इतना ही चाहिए नंबर, है ना। तो फिर आप बहुत सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर एक आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये एक पर्यावरण का प्रीलिम्स में भारांश है ना। अब है कि प्रश्न की प्रकृति और श्रेणियां कैसी होती है ना। तो हमने विगत 13 से लेके 23 तक का जो एग्ज़ाम हुआ है उस प्रश्न का विश्लेषण करके हमने कुछ नेचर निकाले हैं कि किस तरीके के प्रश्न होते हैं, जो आपके लिए आसानी होगा। आप भी इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्न की प्रकृतियां रही है, हमने देखा एक मूलभूत विषय वस्तु की अवधारणा पर रही है। मूलभूत विषय वस्तु की अवधारणा करने का अर्थ है कि जैसे पर्यावरण में जो टॉपिक सब हैं उन टॉपिकों पर आधारित जो है सो सेगमेंट रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोर सेगमेंट में जैसे पर्यावरण आप पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, तो उस बेसिक पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या हैं, फिर उसी तरीके से घटक पर तो कई बार प्रश्न आ चुके हैं। जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है, जो पारिस्थितिकी उत्पादकता है, ये सब कोर एरिया है जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित जो मूलभूत एरिया है उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि सूचनाओं और आंकड़ों पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सूचनाओं पर आधारित होते हैं। तो ऐसे प्रश्न के लिए बहुत वरीड होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बना लिया है तो सूचनाओं पर आधारित अगर एक आध प्रश्न है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, या अगर आपके पास जानकारी है तो आप उसे बना सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न से रिजल्ट प्रभावित नहीं होते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट अभी हम आपको इन प्रश्न, जैसे हमने कैटेगरी किया है ना, तो हर एक कैटेगरी से हमने कुछ प्रश्न भी लिया है समझने के लिए कि वास्तव में इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तीसरा है पर्यावरणीय समसामयिकी पर। ये पर्यावरणीय समसामयिकी राष्ट्रीय स्तर के भी प्रश्न हो सकते हैं इसमें, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी समसामयिकी के प्रश्न होते हैं। फिर पर्यावरणीय विधानों पर, ये तो बहुत एक लार्ज
सेगमेंट है प्रश्न का रहता है। अर्थात इसमें खासकर भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जो विधान बनाए गए उन विधानों पर आधारित प्रायः हर एक वर्ष प्रश्न रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, यहाँ से लगभग प्रश्न रहता है। जो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 है, वहाँ से प्रश्न रहता है। फिर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, वहाँ से। और इसी तरीके से कई सारे जो भारत सरकार ने वन अधिनियम बनाए हैं, तो विधानों पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो जो विधान तो बहुत सारे हैं, बट कोर विधान को हम कवर कर सकते हैं कि इन इन विधानों पर रिपीटेट होते रहते हैं प्रश्न का नेचर बदल के। तो हमें विधान पर अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, तो हम आराम से 2-3 क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर एक सेगमेंट सेक्शन होता है इसमें प्रश्नों का कि पर्यावरणीय संगठन, संस्थाओं एवं सम्मेलन अभिसमय पर आधारित। तो इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन होते हैं उस पर आधारित प्रश्न भी होता है, और दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं उस पर आधारित भी प्रश्न होते हैं। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन की बात करेंगे, तो इसमें जैसे आप देखेंगे यूएनईपी पर आधारित प्रश्न होता है। इसी तरीके से जो आईपीसीसी है, इस पर आधारित प्रश्न होता है। जो यूएनएफसीसीसी पर आधारित प्रश्न होता है। इसी तरीके से बहुत सारे संगठन हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है, आईयूसीएन है। तो इस तरीके के संगठन पर, साथ ही साथ बहुत सारी संधियां हैं बायोडायवर्सिटी पर, ओजोन कंजर्वेशन पर। तो उस पर जो संधियां हैं इंटरनेशनल, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। साथ ही साथ अगर कोई करंट में सम्मेलन हुआ है उस पर आधारित, कोप कॉन्फ्रेंस पर आधारित। तो इन पर आधारित प्रश्न तो प्रायः होते ही हैं, जिस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। और इसी तरीके से राष्ट्रीय संगठनों में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सरकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के संगठन हैं, या फिर एनजीओ टाइप का है, और उसका पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान है, कार्य करता है। तो फिर वहाँ से प्रश्न आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संरक्षण क्षेत्र और प्रजाति आधारित प्रश्न तो प्रायः होते हैं। संरक्षण क्षेत्र और प्रजाति आधारित यानी कि जैसे नेशनल पार्क आधारित, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आधारित, या फिर जो है सो एक तरीके से बायोडायवर्सिटी रीजन पर आधारित, संरक्षण क्षेत्र आधारित, तो इस तरीके से, और प्रजाति आधारित, तो इस पर तो प्रायः 2-3 प्रश्न रहता है। तो इस तरीके से जब आप 10 वर्षों के प्रश्न को एनालिसिस करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इन कैटेगरी से प्रश्न आ रहे हैं। अब हमने जैसे यहाँ पर 6 कैटेगरी बनाया है पर्यावरण के प्रश्नों का प्रारंभिक परीक्षा में। हर एक सेगमेंट से हमने कुछ प्रश्न भी लिया है, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे ये प्रश्न है और कैसे हमने इसको कैटेगराइज किया है। तो जैसे सबसे पहला देखिए, मूलभूत विषय वस्तु पर आधारित है। ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ये दोनों ही प्रश्न जो हैं 2023 के प्रीलिम्स के हैं, है ना। 2023 में अगर आपने दिया होगा या प्रश्न पत्र देखा होगा तो ये है। तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, और क्लाइमेट चेंज पर जो टेक्नोलॉजियाँ सब डेवलप की जा रही है उसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो इसमें पूछा गया प्रश्न है कि बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी तकनीकी है जो वायुमंडल से कार्बन अधिग्रहण और विभक्तीकरण कर सकता है। तो अगर आपने इसे पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भारी नहीं था, आराम से इसे किया जा सकता, बट कॉन्सेप्चुअल है और ऐसे प्रश्न गलत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देखो, ये कथन और कारण बेस्ड है। तो देखो, ये भी प्रश्न है ना कि अगर आपको इसके बारे में पता है तो फैक्चुअल प्रश्न तो गलत हो सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है जो यहाँ से गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था, बेसिकली भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया था 2022 में। और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 में जो मतलब जो संशोधित अधिनियम 2022 था, उसके तहत भारत में कार्बन बाजार विकसित करने की बात की गई थी। तो अब कार्बन बाजार तो क्योटो प्रोटोकॉल से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत में जब कार्बन बाजार विकसित होने की बात हुई तो वहाँ से करंट से जोड़ के इन्होंने एक प्रश्न बना लिया जो बेसिक एरिया का प्रश्न है। तो आपको ऐसे प्रश्न को मिस नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जैसे हमने कहा, कुछ सूचनाओं आंकड़ों पर आधारित होता है। जैसे पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित झीलों में से कौन एक सूख कर मरुस्थल बन गया है। हालांकि आप इस प्रश्न को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में रख सकते हैं कि जलवायु पर, चूंकि यह जो प्रश्न है वह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित है। और जब हम जलवायु परिवर्तन पढ़ते हैं तो निस्संदेह जलवायु परिवर्तन क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसे सूचना आधारित रखेंगे कि कौन सा ऐसा है। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो निस्संदेह ऐसे झील करंट में किसी न किसी कारण से चर्चा में रहे होंगे।
और तभी इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, अन्यथा ऐसे प्रश्न बनने नहीं चाहिए। हालांकि ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने पहले भी एक दो बार पूछे हैं। तो फिर इस तरीके के प्रश्न जब भी पेपर में इस तरह का कोई चर्चा हो तो हमें क्या कर लेना चाहिए, उसी समय उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। और फिर क्या कर लेना चाहिए कि अपने क्लास नोट्स में या आपने जहाँ भी नोट्स बनाया है करंट का उसमें ऐड कर लीजिए। तो ये इस तरीके से सूचनाओं पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। को अब जो पर्यावरणीय समसामयिकी पर आधारित प्रश्न है वो भी आप देख लीजिए। जैसे भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा, और सही उत्तर बताइए। ये भारत सरकार के राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में लाया गया था और उसके बाद ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये बेसिकली करंट बेस्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन जो भारत सरकार की जो बायोफ्यूल पॉलिसी है वो उस समय आया था और उस पर आधारित ये प्रश्न। और ये भी प्रश्न देखो करंट आधारित ही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गाइडलाइन आया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2005 में पहले गाइडलाइन जारी किया था और उसके बाद जो है सो 2021 में गाइडलाइन जारी किया था, ठीक है ना, 15-16 वर्षों के बाद। तो 21 का जो ये गाइडलाइन है इसके बारे में पूछा है कि बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के जो इन्वायरमेंट से संबंधित करंट होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। फिर देखिए आपको जो मैंने सेगमेंट बताया था कि पर्यावरणीय विधानों पर आधारित, यहाँ तो बहुत प्रश्न होते हैं। कुछ हमने आपको समझने के लिए दे दिया है कि देखो, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को किस चीज़ के लिए सशक्त करता है, इसमें से सही कथन निकालना है। तो ये भी विधान आधारित है। फिर देखिए इसी विधान पर आधारित प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधीन गठित किया गया है, तो विधान। फिर यहाँ देखो कि यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य होगा। तो ये भी है। हालांकि अब ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है अब इसमें केवल 4 अनुसूचियां ही रह गई है, यानी कि अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4, क्योंकि 2022 में इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ पहले का है। तो जो मेन अमेंडमेंट है और उस अमेंडमेंट में अगर कहीं संशोधन हुआ है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तो हमने कुछ आपको जो हमने कैटेगराइज किया था प्रश्न का कि इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं, उसके लिए हमने दिखाया कि देखिए आपको कैसे है। आप मेंस में भी जाओगे तो विधान आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे, भारत सरकार के कार्यक्रमों पर आधारित प्रश्न मिलते हैं। तो हमें विधान पर अच्छी पकड़ हमारी होनी चाहिए। फिर पर्यावरणीय संगठनों पर, ये दोनों क्वेश्चन जो है 2023 के प्रीलिम्स का है जो लगभग पर्यावरणीय संगठनों पर आधारित है। अब इसमें देखो कि ये भी संगठन, इसमें तो कई सारे संगठन को एक साथ इंक्लूड करके आपसे सही पूछा जा रहा है। और ये भी देखिए कि जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों में उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है, किस प्रकार का ये संगठन है। तो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आधारित प्रश्न होते हैं। यहाँ पर हमने दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रश्न लिया है, बट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे भारत में आप देखोगे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, जो है सो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण है। इस तरह की कई सारी संस्थाएं हैं भारत में जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। तो उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, उस पर आपका नोट्स भी होना चाहिए। फिर एक है संरक्षण क्षेत्र और प्रजाति आधारित कार्य, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होते जा रहा है यूपीएससी का। और हर एक साल 2-3 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। जैसे आप देखो एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। फिर आप देखिए कि भारत में कस्तूरी मृग कहाँ पर अपने प्राकृतिक आवास में मिलेगा। फिर आप देखिए कि ये क्वेश्चन तो 2023 का है, जो ये क्वेश्चन आप दे रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन 2023 का है, ये भी और ये भी, कि इनमें से कौन रात्रिचर है ना, ये देखिए। फिर भारतीय गिलहरी के बारे में पूछा गया कि कौन से। ये तो जो प्रजाति आधारित कार्यक्रम है भारत सरकार के, और जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, बायोडायवर्सिटी रीजन, संरक्षण आधारित क्षेत्र जो होता है उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो निसंदेह इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और इस पर अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो निसंदेह हर एक साल 2-3 प्रश्न आप यहाँ से कवर करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छे से टाइम दे के इस सेगमेंट को कवर किया जाए। अब है कि जो हमने बताया था कि आज का जो एजेंडा हमने सेट किया था, तो एक तो हमने आपको बताया कि
जब आप प्री का तैयारी करने जा रहे हैं तो प्री की तैयारी करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, जो प्री के वर्षों का प्रश्न पत्र है उसका विश्लेषण कीजिए, क्यों जरूरी है और उससे क्या बेनिफिट मिलता है ये आपने जान लिया है। दूसरा हमने बताया आपको कि प्रश्नों को कैसे कैटेगराइज करके रखा जा सकता है और कितने कैटेगरी में प्रश्न रखे गए हैं यूपीएससी के में जो आते हैं प्रीलिम्स में, आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक बताया है, इससे आपको एक जानकारी मिल गई कि हमें इन इन सेगमेंट पर अच्छे से काम करना है, तो आपका काम बन जाएगा। अब है कि पर्यावरण पर हमारी होलिस्टिक अप्रोच कैसी होनी चाहिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की समग्र तैयारी का हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। तो हमने एक टॉपिक का उदाहरण ले लिया है उसको समझने के लिए, और उसी पर आधारित आप हर एक टॉपिक का नोट्स बनाएंगे, हम भी कराएंगे आपको उसी तरीके पैटर्न पर। तो ज़रूर इसी पैटर्न पर आपको नोट्स बनाना चाहिए, और नोट्स ऐसा हो जो आपके प्री में भी काम कर जाए और जो आपके मेंस में भी। ऐसा नहीं कि हम पीटी के लिए अलग नोट्स बनाएं और मेंस के लिए अलग, क्योंकि पीटी और मेंस का सिलेबस अलग नहीं है, लगभग एक ही सिलेबस है ना। तो ये ज़रूर है। तो ओजोन विघटन पर जब आप नोट्स बनाइए तो सबसे पहले जैसे विषय वस्तु के प्रति समग्र अवधारणा को विकसित करें। समग्र अवधारणा कहने का अर्थ है कि सबसे पहले जानिए ओजोन क्या है, दूसरा ओजोन कैसे बनता है, तीसरा ओजोन कहाँ पाया जाता है, चौथा ओजोन कितने प्रकार का होता है, पांचवा ओजोन का महत्व क्या है, छठा ओजोन डिप्लेशन का तात्पर्य क्या होता है, सातवां ओजोन डिप्लेशन का कारण क्या है, आठवां ओजोन डिप्लेशन का प्रभाव क्या है, नौवां ओजोन विघटन को रोकने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। प्रयासों को दो भागों में रखा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और राष्ट्रीय प्रयास। और 11वां फिर आपके सुझाव, ये है ना। तो ये एक टॉपिक का फॉर्मेटिंग हो गया, हर एक सेगमेंट इसमें शामिल है। तो अगर ऐसे हमने हर एक टॉपिक का नोट्स डेवलप कर लिया तो चाहे पीटी में पूछो और मेंस में, हम हर एक प्रश्न आराम से कवर कर लेंगे। अब है कि टॉपिक को निरंतर समसामयिक घटना से अपडेट कीजिए, यानी एक बार तो आपने बेसिक नोट्स उसका बना लिया, लेकिन अब उस टॉप, चूंकि पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा उसका करंट से सेगमेंट रहता है, तो जब भी कोई उस टॉपिक से संबंधित करंट चर्चा में हो और आपको लगे कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो आप उसको उसी समय पढ़ के अपने कॉपी में ऐड कर लीजिए, तो आपका नोट्स हमेशा नया होते जाएगा। जैसे मान लीजिए ओजोन है, तो ओजोन संरक्षण पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रगति हुई, जैसे मान लीजिए 2016 में ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक किगाली समझौता को अपनाया गया। तो ये किगाली समझौता अपनाया गया, तो 2016 में 2019 से ये लागू है, तो आप इसको नोट डाउन कर लिए। इसी तरीके से आगे अगर कोई और प्रगति होती है तो ज़रूर आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना चाहिए। फिर संबंधित टॉपिक को आंकड़े से लिंक करें। तो ज़रूर अगर कोई डाटा है किसी संस्था का, उस पर जैसे आज ही अंटार्कटिका के ओजोन डिप्लेशन पर जो है सो कुछ चर्चा में है, तो कुछ संस्थाओं के अगर डेटा हैं कुछ हैं तो आप उसको ऐड कर लीजिए। फिर यदि संभव हो तो मैप के साथ लिंक करें। हालांकि इन्वायरमेंट में मैप के साथ लिंक करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन अगर आप चीज़ों को आसान करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को मैप से ज़रूर लिंक कीजिए, इंडिया एंड वर्ल्ड के मैप पर उसे ज़रूर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैप पर जो चीज़ एक बार आप समझ लेंगे ना, वो फिर जल्दी आप भूलेंगे नहीं। फिर संबंधित टॉपिक के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करें। और इस तरीके से जब आपने टॉपिक के विषय वस्तु को समझ लिया है खूब अच्छे से, सब्जेक्टिविटी उसकी ऑब्जेक्टिविटी समझ लिया है, तो उस टॉपिक से संबंधित प्री का भी प्रश्न बनाइए क्वेश्चन बैंक, और प्लस मेंस का भी क्वेश्चन बैंक आप जरूर बनाइए, है ना। तो अब प्री और मेंस का क्वेश्चन जब बनेगा तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ होनी चाहिए, ये अलग अलग नहीं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आप यूपीएससी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है सो एक ही सिलेबस है, एक आध टॉपिक जो पीटी और मेंस में है वो अलग है, बाकी 90% सिलेबस वही है जो प्रीलिम्स में है और जो मेंस में है। तो ये एक आपका होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए टॉपिक के प्रति। अब है कि 2024 के लिए हमारा रणनीति क्या होना चाहिए इन्वायरमेंट के प्रति, खासकर प्रीलिम्स को लेकर, है ना, हम यहाँ पर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स को लेकर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको
पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में क्या है सी लिखा हुआ। तो हमने यहाँ पर वही लाइन लिया है जो यूपीएससी के साइट पर है, जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। तो इतना संक्षिप्त सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन जब आप प्रश्न पत्र को देखते हैं ना 10 वर्षों के, तो विषय की जटिलता, विषय की व्यापकता, विषय की गहनता के बारे में आपको जानकारी मिलती है। लेकिन इतना लिखा हुआ है तो हमें एक आइडिया ज़रूर मिल जाता है। तो हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। अगले सिलेबस में हम आपको ब्रेकअप जो है सिलेबस होता है ना, उसके बारे में बताएंगे कि इतना जो लिखा हुआ है इसका क्या क्या अर्थ है और इसमें क्या क्या टॉपिक आता है, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो एक सिलेबस जो है होना ही चाहिए। दूसरा सबसे पहले क्या है कि टॉपिक पर समग्रता से आपको अप्रोच विकसित करना, ये नहीं कि थोड़ा सा जान ले छोड़ दिए। जैसे हमने ओजोन के बारे में बताया, उसी तरीके से हर एक टॉपिक पर आपको अपना समग्रता से अप्रोच विकसित करना चाहिए। विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न पत्र और प्रश्नों की संख्या के आधार पर आप कोर टॉपिक की पहचान कर सकते हैं। कोर टॉपिक यानी कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही, बराबर आते रहते हैं। फिर 1 साल का समसामयिकी आपके पास कंप्लीट तैयार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पर्यावरण में करंट जुड़ के प्रश्न आते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप रिवीजन बार बार करें। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, उतना ही आप जो है सो बेहतर करेंगे एग्जाम में। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, स्रोत ज़्यादा नहीं करना है, आपको रिवीजन बार बार करना है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को हल करना है, जरूर 10 वर्षों के प्रश्न को हल करें। हालांकि यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट यदा कदा ही एकाध होते हैं, बट प्रश्न पत्र बनाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा ये हमने आपको बताया है। एक हमें आइडिया मिल जाता है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को जान जाते हैं, टॉपिक की गहनता, व्यापकता, जटिलता, सारी चीज़ों से अवगत हो जाते हैं, तो वो ज़रूरी है। फिर संक्षिप्त नोट्स बनाना जो कि प्रारंभिक परीक्षा के समय आपके रिवीजन में सहायक हो। एक तो होता है कि आपने पूरा कंप्लीट नोट्स बनाया टॉपिक का। अब जैसे मान लिया हमने जो अप्रोच बताया उस हिसाब से आप ओजोन विघटन का नोट्स बनाएंगे तो आपका 7-8 पेज में जाएगा, यानी ओजोन वाले टॉपिक का। लेकिन प्रीलिम्स के समय ज़रूरी क्या होता है या मेंस के समय कि आपके पास एक ऐसा सिनॉप्सिस नोट होना चाहिए, एक ऐसा संक्षिप्त सारगर्भित नोट होना चाहिए जिसमें डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो, मैप हो, सब कुछ लिखा हुआ हो कि अगर वो मेंस में आता है तो वैसे ही आपको मेंस में उसको लिखना, और प्री में आता है तो कैसे आप उससे क्वेश्चन हल करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपने किसी नोट्स का डिटेल 10 पेज में बनाया है तो आप उसको 2 पेज में सिनॉप्सिस करने का प्रयास कीजिए, उसको सिनॉप्सिस कहेंगे। तो ऐसे सिनॉप्सिस जो होते हैं वो आपको सेंटर पर 1-2 दिन पहले रिवीजन करने में बहुत आसान हो जाता है, क्विक रिवीजन आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो इसे संक्षिप्त नोट्स होना चाहिए। ये कैसे बनाया जाए हम इसका भी अप्रोच आपको बताएंगे, जैसे जैसे ये क्लास अब आगे बढ़ेगी, रेगुलर चलेगी, हम ज़रूर उसमें आपको बताएंगे। अब है कि एक जो मैं यहाँ आपको सुझाव दे रहा हूँ ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज लें। अब प्रश्न उत्पन्न होगा आपके मन में कि क्यों लें, है ना? तो उसका भी हमने कारण लिखा है कि आपको क्यों टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि अब तैयारी की जांच के लिए ज़रूरी है कि आपकी तैयारी किस तरीके से है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज दें। क्योंकि आप घर में बंद रहेंगे और कंपटीशन कहाँ है, लोगों की तैयारी कैसी है, इसकी जानकारी मिलती है जब आप 100-200 लोगों के बीच बैठकर टेस्ट देते हैं, उसके प्रेशर को फील कीजिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी किस स्टैंडर्ड की है, उसके लिए समय समय पर टेस्ट का देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है दबाव सहन क्षमता विकसित करने। देखिए जो एग्ज़ाम है वो प्रेशर हैंडल करने की चीज़ है कि आप कितना बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को हैंडल करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब 200 लोग रहेंगे, पेपर पलटते रहते हैं, वो खरखर की आवाज़ आपके कानों में जाएगी। 200-400 लोगों का प्रेशर एक अलग होता है। तो वहाँ उस प्रेशर में आप कुछ गलत कर बैठे हैं। प्रेशर में दो ही चीज़ होता है, या तो इंसान निखर जाता है या बिखर जाता है। तो हमें निखरना है, और निखरने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी गलत काम हम एग्जामिनेशन हॉल में करें उससे बेहतर है कि हम उसको जो है सो प्रैक्टिस के माध्यम से ख़त्म कर लेते। इसलिए दबाव अगर आप सहन करने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक है तकनीकी गलती सुधार करने के लिए। तो जब आप तकनीकी गलती सुधार करने की बात करते हैं ना, तो
इसमें होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जब प्रश्न पत्र बनाते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि कलर करना हो ए तो हम बी कर बैठते हैं, कलर करना हो तो एक ये गलती होती है। कई बार रोल नंबर भरने में मिस्टेक हो जाता है, कई बार बुकलेट सीरीज भरने में मिस्टेक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की जो तकनीकी गलतियां होती हैं और ओएमआर शीट पर स्पष्ट लिखा रहता है कि आपको वाइटनर नहीं यूज़ करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ब्लेड नहीं यूज़ करना है, जबकि बहुत सारे लोग करते हैं, जिससे आपका ओएमआर शीट चेक नहीं होगा या फिर वो मशीन रीड नहीं कर सकता है। तो ऐसी तकनीकी गलती सुधार के लिए भी क्या है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, टेस्ट दें, ताकि वो जो तकनीकी गलतियाँ एग्जामिनेशन हॉल में हो उससे पहले आप उससे निकल चलें। सबसे ज़रूरी है समय प्रबंधन के लिए। समय प्रबंधन का अर्थ होता है कि अभी सबसे मूल समस्या आ रही है कि जो 2 घंटे का समय दिया जा रहा है उसमें हिंदी माध्यम के स्टूडेंट जो हैं 100 क्वेश्चन कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये कब होगा जब आप अपने एक टेस्ट सीरीज के दौर से गुजरेंगे। कई बार होता है कि आप घर पे प्रश्न पत्र ला के बना लेते हैं, वो भी एक तरीका है बट वो बहुत ही प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि आप भी इस बात से सहमति जरूर प्रकट करेंगे कि जब आप कोई प्रश्न घर पर बनाते हैं तो वो आप टाइम बाउंड में नहीं बनाते हैं। 10 प्रश्न अभी बनाया, बीच में फ़ोन आ गया, आपने फ़ोन अटेंड किया, फिर छोड़ दिया, कोई दोस्त आ गया, आप उसके साथ घूमने के लिए चले गए, तो ये आदत आपको एग्जामिनेशन हॉल में परेशान कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप 2 घंटे में प्रश्न को पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए और उसको बनाइए, तो वो आपको एग्जामिनेशन में उसका फ़ायदा मिलेगा। सीसैट में तो और लोग परेशान हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि समय प्रबंधन करें आप, और समय प्रबंधन ना केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। तो समय प्रबंधन आपको मिलेगा इससे फ़ायदा, और अभ्यास की निरंतरता के लिए, ताकि आप उसके प्रैक्टिस में बने रहें। तो ये एक हमारा सुझाव है। अब टेस्ट सीरीज आप कहाँ लें? बेसिक होता है एक ऑफलाइन ऑनलाइन। देखो, ऑनलाइन बहुत फ्रूटफुल नहीं होता है। जब आपके पास सुविधाएं ना हो ऑफलाइन का, तब आप ऑनलाइन लीजिए। लेकिन अगर आपके पास सुविधा ऑफलाइन का है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लीजिए, और जो अच्छे कराते हैं आप उनसे लीजिए टेस्ट सीरीज। तो ये आपके 2024-25 के लिए प्रीलिम्स का अप्रोच होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुख्यतः प्रीलिम्स पर आधारित सेशन था। तो ये जो है सो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे का जो भी वीडियो होगा उसका लिंक और उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहेगा। अगला जो सेशन होगा पर्यावरण का, अगला सेशन, वो टॉपिक आप जान लीजिए। अगले सेशन में हम आपको सिलेबस पूरी तरीके से डिटेल से पर्यावरण का बताएंगे, सिलेबस के आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस। दूसरा, हम इसका स्रोत आपको बताएंगे कि स्रोत, तो पहला सिलेबस, दूसरा स्रोत, तीसरा आप कैसे पढ़ें पर्यावरण को, कैसे पढ़ें वो हम आपको बताएंगे। और ये 3 चीज़ तो रहेगा ही, यानी सिलेबस, स्रोत क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ें, और फिर हम उस दिन क्लास की शुरुआत कर लेंगे। तो उस दिन हम जब क्लास की शुरुआत करेंगे तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि पर्यावरण क्या है ना। पर्यावरण क्या है, इसके ऊपर आपने कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन आप एक बार मेरा भी लेक्चर सुन के देखिएगा, समझिएगा, तो आपको डिफरेंस महसूस होगा। तो इन्हीं के साथ सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।